हेलो स्टूडेंट्स, पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को स्टार्ट किया था और बहुत कुछ डिस्कस भी कर लिया था। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 सरफेसेस होती हैं, रो इज इक्वल्स टू C1, फाई इज इक्वल्स टू C2 एंड जेड इज इक्वल्स टू C3। और इनको हम डिस्कस कर चुके थे कि कौन सी सरफेस को क्या कहते हैं और कहाँ होती है। इसके अलावा हम एक सिंपल डायग्राम बना चुके थे। ये डायग्राम कुछ अलग डायग्राम नहीं है, ये इसी डायग्राम से ये वाला पार्ट मैंने निकाल लिया है, बीच वाला एक्सेस निकाल लिए हैं, ये प्लेट निकाल ली है और एक मैंने ये वाली सरफेस निकाल लिया। ठीक है, उससे मेरे पास ये एक सिंपल डायग्राम बन गया है जिसमें मैं कंपोनेंट्स वगैरह इजीली दिखा सकूं। ठीक है, इसमें जो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो होंगे रो, फाई और जेड। 2 पोजीशन कोऑर्डिनेट होंगे और एक एंगल का कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, ये जो सरफेस है हमारी जिसका नाम है फाई इज इक्वल टू C2, ये एक्स एक्सिस के साथ बनाती है एंगल फाई। ठीक है, और ये जो रो है दिस इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो रो क्या है हमारी, रेडियस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ओके, तो फिर इस रो का एक्स एक्सिस के अलोंग मैंने क्या निकाल लिया, कंपोनेंट कितना होगा रो कॉस फाई, क्योंकि ये सीधा एक्स एक्सिस के साथ फाई एंगल बना रहा है। और रो का वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जो होगा वो रो साइन फाई होगा। इससे आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि इस पी का जो यहाँ पे प्रोजेक्शन पड़ रहा है, प्रक्षेप पड़ रहा है पी डैश, वो एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन में है, इसीलिए मैंने इसके कंपोनेंट्स इजीली इसको ब्रेक कर लिया है। ठीक है, तो मैंने एक रिलेशन फाइंड आउट कर लिया था बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स का और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट रो और फाई में क्या रिलेशन होता है, एक्स इज इक्वल टू रो कॉस फाई, वाई इज इक्वल टू रो साइन फाई, जेड इज इक्वल टू जेड। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हो ना, जिसमें आप एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा लिखते हो कि नहीं लिखते हो। ठीक है, तो 2D में ये उसकी तरह हो गया। आज हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं कि हम किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं कर्वी लीनियर एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, देखें, तो जैसे मैंने कार्टेशियन में एक टेबल बनाई थी जिसमें मैंने सारे पैरामीटर्स लिखे थे, सेम वही काम हम इसमें भी करेंगे, यानी कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी करेंगे। लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती है, बाकी सब तो कर लेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ होती है H1 H2 H3 फाइंड आउट करना। कार्टेशियन में तो सीधे 1 1 1 आ गए थे, लेकिन सिलेंड्रिकल में 1 1 1 नहीं आएंगे, उनको आपको प्रॉपर प्रोसेस से फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखें, तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि आर वेक्टर जो होता है कार्टेशियन में क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, ये होता है इन कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, अब ये देखो x इज इक्वल टू रो कॉस फाई है, ये वैल्यू में रख रही हूँ है ना, इस रिलेशन को मैं नंबर 1 डाल रही हूँ। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे रख रही हूँ, तो मेरे पास, ठीक है, अब ये किस में आ जाएगा, इन सिलेंड्रिकल सिस्टम। ये क्या बन जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, रो कॉस फाई है ना, और साथ में क्या रखेंगे आप, आई कैप ही रख दो अभी तो है ना, वाई की जगह पर क्या रखोगे, रो साइन फाई और जे कैप। ठीक है, और जेड की जगह पे क्या रखेंगे आप, जेड ही है और साथ में के कैप। समझ में आ गई बात आपको। आपको क्या फाइंड आउट करने हैं, H1 H2 H3। H1 H2 H3 क्या है, स्केल फैक्टर। ठीक है, और हम जानते हैं कि H1 H2 H3 यानी कि स्केल फैक्टर क्या होते हैं, स्केल फैक्टर्स होते हैं बेस वेक्टर के मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो बेस वेक्टर क्या होता है, डेल आर अपॉन डेल U1 है ना, इसका मैग्नीट्यूड यानी कि मॉड्यूलस, यही तो होता है स्केल फैक्टर। तो पहला स्केल फैक्टर कैसे निकलेगा, बेस वेक्टर कितना है, डेल आर अपॉन डेल U1, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मॉड्यूलस लगाएंगे, मॉड्यूलस लगा दिया। ठीक है, अच्छा, लेकिन सिलेंड्रिकल में जो मेरा पहला कोऑर्डिनेट है वो क्या है, रो है, U थोड़ी ना है, रो है, यानी कि मुझे डेल आर अपॉन डेल रो का मॉडुलस लेना पड़ेगा। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। ठीक है, डेल आर अपॉन डेल रो का मतलब क्या है कि जो इक्वेशन 2 है उसको मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू रो। ठीक है, तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है, इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए रो के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन केवल रो का होगा, जब आप रो के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो बाकी जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कांस्टेंट होंगे। ठीक है, तो जब आप इसका रो के रेस्पेक्ट में करोगे तो इसका करो रो के रेस्पेक्ट में, कितना आएगा, कॉस फाई आई कैप है ना, वैसे तो u इंटू वी है, तो इसका करोगे रो का तो कॉस फाई कांस्टेंट है, फिर रो को कांस्टेंट करोगे, फाई का करोगे तो रो के रेस्पेक्ट में 0 आएगा, तो बच्चे का क्या, केवल कॉस फाई आई कैप। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पे कितना आएगा, साइन फाई
जे कैप, और ये तो 0 हो जाएगा जेड के कैप तो। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इसका क्या चाहिए, मॉड्यूलस। ठीक है, डेल आर अपॉन डेल रो तो कर लिया, पर मुझे मॉड्यूलस भी तो लगाना पड़ेगा। मॉड्यूलस मतलब परिमाण, और किसी सदिश का परिमाण कैसे निकालते हो आप, कोई वेक्टर है आर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो परिमाण कैसे निकालोगे आप इसका, आप ऐसे तो करोगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि आई कैप जे कैप के कोफिशिएंट के स्क्वायर करके सम करके अंडर रूट कर दोगे। तो वही करना है हमें। हमारे पास कितना आएगा मैग्नीट्यूड, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, कितना आ गया, 1 आ गया। समझ में आ गई आपको बात। तो H1 मेरे पास कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, विद द प्रोसेस, सीधे ही नहीं मिला विद कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, उसकी तरह नहीं मिला है हमें। इसके बाद H2 फाइंड आउट करेंगे, तो वो क्या होगा, डेल आर अपॉन डेल U2। सेकेंड स्केल फैक्टर कैसे निकलेगा, अब सेकेंड कोऑर्डिनेट मेरे पास U2 नहीं है, फाई है ना, तो U2 की जगह पर मैं फाई लिखूंगी। इक्वेशन 2 का आपकी बार डिफ्रेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू फाई। विद रिस्पेक्ट टू फाई डिफ्रेंशिएशन कीजिए आप, तो कितना आएगा, कॉस फाई का साइन फाई माइनस का, ठीक है, तो कितना आएगा, माइनस का रो साइन फाई और आई कैप, रो का तो होगा नहीं, रो तो कांस्टेंट है, प्लस रो कॉस फाई जे कैप। ठीक है, जेड का रो फाई के रिस्पेक्ट में 0। ठीक है भाई, इसका मॉडुलस लेंगे आप, तो क्या करेंगे आप, मॉडुलस लेंगे तो आपकी बार आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी कि रो साइन फाई का स्क्वायर, यानी कि रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, प्लस इधर क्या करेंगे, रो कॉस फाई का होल स्क्वायर, यानी कि रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। समझ में आ गई। रो स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, अंदर साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई 1 हो गया। तो ये आपके पास कितना मिलेगा, रो मिलेगा खाली, जब आप इसको सॉल्व करेंगे रो स्क्वायर को कॉमन लेके। ठीक है, चलें नेक्स्ट, H3 मतलब थर्ड स्केल फैक्टर है ना, वो कैसे मिलेगा, डेल आर अपॉन डेल U3 इज इक्वल्स टू डेल आर अपॉन, थर्ड आपका कोऑर्डिनेट क्या है, जेड है ना तीसरा, तो रो के रेस्पेक्ट में हो गया, फाई के रेस्पेक्ट में हो गया, अब जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो डेल आर अपॉन डेल जेड। ठीक है, करें ज़रा। अब ये जो मेरे पास इक्वेशन नंबर थर्ड है, इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूंगी विद रेस्पेक्ट टू जेड, है ना, करें डिफ्रेंशिएट, 0, इसका भी 0, जेड का जेड के रेस्पेक्ट में 1, मतलब कितना आएगा, के कैप का मॉडुलस, एक एकांक सदिश है, यूनिट वेक्टर का मॉडुलस कितना होता है, 1। तो आपको 3 पैरामीटर मिल गए, कौन कौन से, 1, रो और 1, जबकि कार्टेशियन में क्या मिले थे, 1, 1 और 1। ठीक है, तो अब वो टेबल बना लें। ठीक है, देयरफॉर cylindrical पैरामीटर्स मतलब प्राचल विल बी, क्या क्या होंगे, क्या क्या लिखे थे हमने उस दिन, हमने लिखे थे U1 U2 U3। ठीक है, और क्या लिखे थे हमने, E1 कैप E2 कैप और E3 कैप, और क्या लिखे थे हमने, H1 H2 H3 और A1 A2 और A3। ठीक है, U1 U2 U3 कोऑर्डिनेट्स को किससे दिखाते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, रो फाई और जेड से। ठीक है, कोई डाउट इसमें, तो वहाँ पे कार्टेशियन में एक्स वाई जेड से दिखाते हैं, तो U1 U2 U3 कोऑर्डिनेट को बता रहा है, किसी भी सिस्टम में कोऑर्डिनेट को किससे शो कर रहे हैं, तो सिलेंड्रिकल में शो करते हैं रो फाई और जेड से। यूनिट वेक्टर्स क्या क्या होंगे इसमें होंगे ई रो कैप, ई फाई कैप और ई जेड कैप। समझ में आ रही है आपको, कार्टेशियन में किससे दिखाया था, आई कैप जे कैप के कैप से, बट यहाँ पे क्या होंगे, ई रो ई फाई ई जेड। H1 H2 H3 कितने आ रहे हैं, 1 रो 1। ठीक है, A1 A2 A3 की जगह क्या लिखेंगे, ए रो ए फाई ए जेड, कंप्लीट। ठीक है, तो ये आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट होता है। बस अब क्या बचा है, कन्वर्जन। ठीक है, यानी कि कार्टेशियन का सिलेंड्रिकल का कन्वर्जन उसमें किसमें, कर्वी लीनियर में, है ना। तो आपने कर्वी लीनियर में आप फाइंड आउट कर चुके हैं क्या, ग्रेडियंट, व्हाट इज ग्रेडियंट फाई इन कर्वी लीनियर सिस्टम। कर्वी लीनियर में क्या होता है, E1 कैप अपॉन H1 डेल फाई अपॉन डेल U1, यही होता है, प्लस E2 कैप अपॉन H2 डेल फाई अपॉन डेल U2 प्लस E3 कैप अपॉन H3
डेल फाई अपॉन डेल u3, ठीक है। बस आपको क्या करना है, ये वैल्यूज पुट कर दिया, ये काम है, ठीक है। देखें, ठीक है भाई। ग्रेडियंट फाई E1 कैप की जगह क्या रखेंगे आप, ई रो कैप ये रखे हुए हैं, ठीक है। ई रो कैप H1 की जगह पर H1 है आपका 1, डेल फाई अपॉन डेल U1 की जगह पर रो प्लस E2 कैप की जगह ई फाई कैप अपॉन रो डेल फाई अपॉन डेल। अच्छा, आप ये इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो आप इसको करना कैपिटल फाई कर लेना, है ना। वो दोनों फाई एक नहीं है भाई, ठीक है, दोनों फाई अलग अलग हैं, तो ये आप कैपिटल कर लेना, तो नीचे वाला फाई हो जाएगा। समझ में आ गई। प्लस E3 कैप की जगह EZ कैप, H3 आपका 1 था, डेल कैपिटल फाई अपॉन डेल Z। समझ में आ गई। तो ये आपका ग्रेडियंट फाई निकल कर के आ गया, ठीक है। अब आपका काम क्या है, होमवर्क है आपका कि डाइवर्जेंस और कर्ल ये आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि डाइवर्जेंस का फॉर्मूला लिखेंगे इन कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो हम लास्ट टॉपिक्स में कर चुके हैं। फिर वहाँ पे जो जो पैरामीटर्स होंगे H1 H2 H3 E1 E2 E3 उनकी जगह पर आप ये वाली वैल्यू रखेंगे और आप फाइंड आउट करेंगे कि कर्ल कितना आता है और डाइवर्जेंस कितना आता है इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। समझ में आ गई आपको, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, मर्जी है आपकी, कोई करता है कोई नहीं करता, तो मर्जी है आपकी। मैंने अपना काम कंप्लीट कर दिया, ठीक है। मेरी तो आपसे यही गुजारिश है कि आप सभी साथ के साथ मेरे चलते जाएं और टॉपिक्स क्लियर करते जाएं और जितना काम मैं आपसे कहती हूँ उतना करते जाएं, ठीक है। टेस्ट वेस्ट तो इन दिनों आपके हो नहीं सकते, तो एटलीस्ट जितना कह रही हूँ उतना कर लिया करो, ठीक है। तो आपका ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कंप्लीट हो गया है। अब मैं शुरू कर रही हूँ आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम मीन्स गोलीय निर्देश तंत्र, ठीक है। इसमें सिलेंडर में हम जैसे पढ़ चुके थे कि 3 सरफेसेस होती है हमारी, रो इज इक्वल्स टू C1, फाई इज इक्वल्स टू C2 एंड Z इज इक्वल्स टू C3, ठीक है। तीनों सरफेसेस मैंने दिखाई थी आपको। ऐसे ही जो स्फेयर होता है वो भी एक 3D स्ट्रक्चर होती है और उसमें भी अलग अलग सरफेसेस होती हैं, उसमें भी 3 सरफेसेस होती हैं, ठीक है। तो जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी कोऑर्डिनेट को XYZ से दिखाते हैं, सिलेंड्रिकल में रो फाई Z से शो करते हैं, सेम वैसे ही स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स या किस पॉइंट का नाम तो कुछ भी ले लो आप, मैंने P मान लिया, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट हम शो करते हैं R, थीटा और फाई से। समझ में आ गई बात आपको। इसमें क्या होता है, एक पोजीशन का कोऑर्डिनेट होता है और 2 एंगल के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ओके। तो R, थीटा और फाई, तो हम 3 बातें पढ़ चुके हैं। कार्टेशियन में शो करते हैं XYZ से, सिलेंड्रिकल में शो करते हैं रो फाई Z से, और स्फेरिकल में शो करते हैं R, थीटा, फाई से। इसमें तीनों पोजीशन के होते हैं, इसमें 2 पोजीशन के 1 एंगल का होता है और इसमें 1 पोजीशन के 2 एंगल के होते हैं। समझ में आ गई बात स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। सिंपल वे में पढ़ रहे हैं अपन कि आपको आराम से समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब देखेंगे कि जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो किस तरीके से होता है, उसमें क्या क्या सरफेसेस होती हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसको आप स्फेयर मान ले, है नहीं वैसे तो इसमें मैंने आपको 3 एक्सेस दिखा दिए। ये हो गया आपका X, Y और Z, ये स्फेयर है। अब दिख तो ये वृत्त रहा है ना, ठीक है, लेकिन ये स्फेयर है, आप इसको स्फेयर कंसीडर करें। दैट मीन्स इसकी जो ऊपर वाली सरफेस है ये उठी हुई है, ऊपर उठी हुई है। स्फेयर तो देखा है, आप बॉल कंसीडर कर लें, ठीक है। इसमें भी 3 सरफेसेस होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं, इसमें होती है आपकी 3 सरफेसेस, ठीक है। नंबर 1 जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था, ठीक है। नंबर 1 सरफेस, पहली वाली सरफेस होती है R इज इक्वल्स टू C1 सरफेस, ठीक है। जैसे वहाँ पे रो इज इक्वल्स टू C1 पढ़ा था क्योंकि कोऑर्डिनेट्स वहाँ पे रो, फाई और Z थे, ठीक है, रो, फाई और Z, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, 3 होंगी, R इज इक्वल्स टू C1, नंबर 2 होगी आपकी थीटा इज इक्वल्स टू C2 और नंबर 3 होगी फाई इज इक्वल्स टू C3। 3 सरफेसेस होती है ना। तो इनकी रेंजेस देख लेते हैं अपन कहाँ से कहाँ तक होती है। R इज इक्वल्स टू C1, ठीक है। C1 की जो रेंज होगी आपकी वो होती है ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 से बड़ी कितनी भी हो सकती है। और ये एक स्फेरिकल सरफेस है,
स्फेरिकल सरफेस, यानी कि जो पूरा गोला है आपका, उसकी जो गोलीय पृष्ठ है या स्फेरिकल है आपकी शेप, वो उसकी R = C1। मैं नहीं दिखा सकती इसमें क्योंकि ये 2D स्ट्रक्चर, पेज मेरा 2D है और गोला 3D है, ठीक है। और गोला तो सिलेंडर की तरह भी नहीं है कि उसमें मैं ये 2 सर्कल दिखा सकूँ, कर्वी शेप दिखा सकूँ। गोला तो गोला ही है, ठीक है। तो इसमें एक तरीके से जो R है वो है रेडियस ऑफ द स्फेयर। R क्या है? रेडियस ऑफ द स्फेयर। तो ये जो पूरी रेडियस जो है वो पूरा जो गोला बना रही है, जो उसकी एक सरफेस है वो क्या है? स्फेरिकल सरफेस। और उसकी रेंज होती है C1 की, 0 से बड़ी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। नंबर 2 है आपकी थीटा = C2। तो जो C2 की रेंज होती है वो होती है 0 से पाई के बीच में, ठीक है, ठीक है। और ये क्या होती है? 0 से पाई के बीच में ये Z अक्ष के चारों तरफ होती है एक शंक्वाकार पृष्ठ, यानी कि कोनिकल सरफेस होती है, यानी कि ये कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। तो एक तरीके से ये कोनिकल सरफेस होती है। आप एक यूँ समझ के देखिए कि आपके पास एक ठोस गोला है और आप उसका एक वो काट देते हैं, तो अंदर से कैसी दिखेगी वो, ठीक है। तो ये एक जो सरफेस होती है थीटा = C2, ये होती है आपकी, इसकी जो एंगल होती है वो 0 से पाई, क्योंकि ये एंगुलर कोऑर्डिनेट है तो ये इधर मूव कर सकती है और इधर मूव कर सकती है। तो ये 0 पे जा सकती है और इधर जा सकती है, तो एक तरीके से पाई मूव कर सकती है ये। तो ये एक कैसी सरफेस होती है? कॉनिकल सरफेस होती है। और कहाँ से? पासिंग थ्रू Z एक्सिस, ठीक है। तो Z एक्सिस से पारित एक कॉनिकल सरफेस होती है। नंबर 3 है आपकी फाई = C3 और इसकी रेंज होती है आपकी 0 से 2 पाई के बीच में। और ये कैसी सरफेस होती है? ये Z अक्ष से पारित एक अर्ध समतल पृष्ठ होती है। ये क्या होती है? हाफ प्लेनर सरफेस पासिंग थ्रू Z एक्सिस, ठीक है। तो Z एक्सिस से पास होने वाली ये एक प्लेनर सरफेस होती है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो प्लेन दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा मूव कर सकता है, ठीक है, यानी कि 0 से लेकर 2 पाई पूरा मूव करेगा ये वाला सरफेस। तो इससे आपका क्या बनता है? इन तीनों से मिलकर के एक गोला, यानी कि एक स्फेयर बनता है। समझ में आ गई बात आपको? तो ये 3 मैंने आपको आज डिस्कस कर दी। तो आज हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कंप्लीट कर दिया और स्फेरिकल को शुरू करके उसकी सरफेसेस समझा दिया, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। और दूसरी बात ये है कि आप ये जो वीडियो है आपके जितने भी नोन हैं सेकेंड ईयर वाले, उनको सभी को शेयर कर दिया करो, चाहे वो किसी भी कॉलेज से हो, ठीक है। ठीक है भाई, जो भी BSc B.Ed का है, चाहे वो पास कोर्स का ही हो, क्योंकि सब में सेम सिलेबस चलता है। तो आप क्या करना, सभी को शेयर करना ये वीडियो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट मिल सके, ठीक है। मुझे कुछ नहीं मिलता है इससे, लेकिन बच्चे ज़्यादा इस चीज़ से बेनिफिट मिलेगा उनको, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। दूसरी बात, कोई आपको डाउट हो, कुछ मैं आपको करने को देती हूँ, तो आपको कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, ठीक है। थैंक यू।